नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। चुनाव आयोग बुरी तरीके से घिरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई भले ही पूरी हो चुकी हो और फैसले का इंतजार है, लेकिन चुनाव आयोग किस तरीके से तनाव में है, दबाव में है, वो दिखाई पड़ रहा है। और चुनाव आयोग पर राजनीतिक दल अभी भी हमलावर हैं। पश्चिम बंगाल में 7 अधिकारियों को, राज्य सरकार के वहां के अधिकारियों को जो चुनावी काम में लगे हुए थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और ये वही ईआरओ और एईआरओ हैं जो लगातार बहुत सारे सवाल उठा रहे थे इस एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में। इस पर हम बात करेंगे। उधर असम से भी बड़ी खबरें आ रही हैं और असम में राजनीतिक हलचल भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बीच उस विवादास्पद जो कार्टून था या वीडियो था, उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा बुरी तरीके से घिरे हुए हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष का हमला लगातार बना हुआ है। किस तरीके से यूएस के साथ, अमेरिका के साथ व्यापार डील की गई है, यानी व्यापार समझौता किया गया है, एप्स्टीन फाइल्स में क्या कुछ हो रहा है, क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं, इन सारे मामलों में लगातार प्रधानमंत्री पर दबाव बढ़ता जा रहा है। और अपनी पार्टी के भीतर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा लग रहा है कि अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। इन सब पर बात करेंगे, बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन पहले बात करते हैं जो ताजा तरीन मामला है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में जो बड़ा एक्शन लिया है, बड़ा एक्शन ये लिया है कि वहां पर 7 अधिकारियों को, राज्य सरकार के 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। क्यों कर दिया है? और ये वही अधिकारी हैं, यानी ये सारे वही नहीं है, लेकिन वहाँ के जो ईआरओ और एईआरओ हैं, वो लगातार आरोप लगा रहे थे कि किस तरह से एसआईआर के मामले में चुनाव आयोग जहां भी एसआईआर कर रहा है, वहां कैसे पूरा एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से काम कर रहा है और राज्य के जो अधिकारी उस काम में लगाए गए हैं उनको कोई जानकारी ही नहीं है कि किसके नाम जोड़े जाने हैं, किसके नाम हटाए जाने हैं। ये सारा कुछ के दिल्ली में बैठे अधिकारी तय कर रहे हैं और एक सिस्टम बना दिया गया है, यानी उसमें किसी तरीके से वहां के अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन अब उन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो एक तरीके से ये दिखाई पड़ रहा है अमलेंदु जी कि ये चुनाव आयोग का दबाव है, बेचैनी है, या बहुत सारी जो शिकायतें हैं उनके जरिए जो कहा जा सकता है कि पोल खुल रही है, ये उसका नतीजा है। हाँ, बिल्कुल पोल खुल रही है चुनाव आयोग की, उसका नतीजा भी ये समझा जा सकता है समीर जी कि चुनाव आयोग किस तरीके से बैकफुट पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग के खिलाफ माहौल काफ़ी ज़्यादा बनता चला जा रहा है। इधर ये एक तरीका ये भी हो सकता है कि शायद ये दबाव लेने की कोशिश हो कि जिस तरीके से उनके खिलाफ आना है महाभियोग ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, तो उससे घबरा कर भी इस तरीके की चीज़ें की जा सकती हैं, तो ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही हो। सवाल ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट मांगी थी अधिकारियों की, तो उन अधिकारियों को आपने नियुक्त किया अभी तक कि नहीं किया, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। ये जानकारी अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं दी है। और अगर चुनाव आयोग ने उन अधिकारियों को काम पर नहीं लगाया है, तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी। सुप्रीम कोर्ट जैसे अपनी अवमानना समझता है कि नहीं समझता है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी अब बहुत सी ऐसी चीजें होने लगी हैं कि उसे लगता ही नहीं है कि उसकी अवमानना भी है। चुनाव आयोग के मामले में तो लगातार अवमानना होती रही अमलेंदु जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसी दौरान सुनवाई भी करता रहा। उसने अवमानना के मामले में कोई संज्ञान तक नहीं लिया। हाँ, बिल्कुल ये अब उसका संज्ञान तक नहीं लिया, और बल्कि ये साफ तौर पर कहा कि भाई बिल्कुल आपको जो अधिकार नहीं है, ये कहा कि आप हमारे मामले में हस्तक्षेप करें। सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया, तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहना है कि आप हमारे मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये साफ तौर पर बताता है कि चुनाव आयोग लगातार सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने पर उतारू है। जी बिल्कुल। तो चुनाव आयोग अवमानना कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से वहां राज्य सरकार के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, तो अब उसको लेकर भी ये राजनीति काफी गर्म है, क्योंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वो कह चुकी हैं कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ वो जो महाभियोग लाने की तैयारी में है, और उस पर उन्होंने बाकी जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल है, निश्चित तौर पर वो भी उसमें साथ देंगे, क्योंकि ये केवल चुनाव आयोग के खिलाफ और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ केवल ममता बनर्जी के ही आरोप नहीं है। लगातार तमाम राज्यों से जहां भी एसआईआर हो रही है, जिन 12 राज्यों में, उन सभी जगहों से वही उसी तरह की खबरें आ रही हैं। और यहां तक कि
खबरें सत्ता पक्ष यानी सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी की तरफ से भी आ रही हैं चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर। लेकिन उत्तर प्रदेश में अमलेंदु जी लगातार जिस तरह से डिलीशन का काम हो रहा है, यानी फॉर्म 7 के नाम पर क्या कुछ हो रहा है, उस पर बार बार कई खबरें आ रही हैं अलग अलग जगहों से। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार उनको ट्वीट भी कर रहे हैं, चुनाव आयोग को भी शिकायतें दी जा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर जब एसआईआर हो रही है तो उसमें फॉर्म 7 की क्या जरूरत है, यानी किसी व्यक्ति का नाम कटवाना है तो कोई दूसरा व्यक्ति उसके लिए क्यों आवेदन करे, ये सवाल भी उठ रहा है। बिल्कुल, और अखिलेश यादव ने साफ तौर पर पूछा है कि भाई जब एसआईआर हो चुका, घर घर जाकर प्रक्रिया हो चुकी, आपके बीएलओ ईआरओ उसकी जांच कर चुके, तो फिर ये फॉर्म 7 अब क्यों दिए जा रहे हैं और क्यों भरे जा रहे हैं? बीजेपी के लोगों को ही फॉर्म 7 क्यों दिए जा रहे हैं जी? थोक के भाव में क्यों दिए जा रहे हैं? हाँ। ये अखिलेश यादव का सवाल है। और आज अखिलेश यादव 1 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं इसी मसले को लेकर कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। चूंकि अपने मतदाता फर्जी नहीं जुड़वा पाई तो अब वो दूसरे के मतदाता कटवाने पर तैयार हो गई है। चूंकि योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था कि 3 से 4 करोड़ मतदाता जो इनके नाम कट रहे हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हाँ। इसका मतलब वो 3 से 4 करोड़ मतदाता फर्जी थे हाँ। जो एसआईआर में पकड़ में आ गए। तो अब दूसरा तरीका अपनाया जा रहा है, ये अखिलेश यादव का साफ आरोप। जी बिल्कुल, ये आरोप है कि वहां बीजेपी की तरफ से बीजेपी के लोग फॉर्म 7 के जरिए उन मतदाताओं के नाम कटवा रहे हैं जो कि विपक्षी पार्टियों के हैं, समाजवादी पार्टी के हों, चाहे वो बीएसपी के हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, जिनको ये समझा जा रहा है टारगेटेड वे में ये सारा काम हो रहा है। और एक जगह से नहीं बल्कि राज्य के तमाम जगहों से ये खबरें आ रही हैं। अखिलेश यादव का वो बयान हम लोग सुनवाएंगे भी, अगर हमारे पास अगर वो है बयान उसको भी सुनवाएंगे कि क्या उन्होंने कहा है और क्यों ये सवाल उठाया है कि जब एसआईआर हो रही है तो फिर फॉर्म 7 की क्या जरूरत है। लेकिन फॉर्म 7 की जरूरत शायद इसलिए है क्योंकि पहले सवाल जब उठे थे, जब इसकी ड्राफ्ट सूची आई थी, उसमें बड़े पैमाने पर ऐसा कहा गया कि बीजेपी के मतदाताओं के नाम भी गायब हो गए हैं। तो ये अब सवाल उठ रहा है। लेकिन बुरी तरीके से घिरा नजर आ रहा है चुनाव आयोग। अब अमलेंदु जी सबको फैसले का ही इंतजार है कि आखिर रिजर्व कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, एसआईआर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो क्या आएगा। लेकिन जिस तरीके से बिहार में सुनवाई के दौरान एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होती गई, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को धता बताता गया और एसआईआर पूरा भी कर लिया और उसी के आधार पर मतदाता सूची जारी भी कर दी, चुनाव भी करा लिया, उसको देखते हुए ये बड़ा सवाल है कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया को निरस्त करेगा सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि कहा था, एक बार बयान दिया था कि आप ये केवल बिहार पर लागू नहीं होगा, अगर एक भी लेवल पर हमको गड़बड़ी दिखाई पड़ी तो। हाँ बिल्कुल, ये कहा गया था कि अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है बिहार के मामले में तो इसका प्रभाव सारे उस पर पड़ेगा, सभी पर, मतलब पूरे देश भर में इसका प्रभाव पड़ेगा। हालांकि अब तो जो इस तरीके की टिप्पणियां आ रही हैं उसके बाद तो बहुत गजब गजब टिप्पणियां आ रही हैं, उस पर आप ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते चूंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आ रही हैं। हालांकि मौखिक टिप्पणियों का कोई महत्व नहीं है, जो आदेश में आएगा बात उस पर होगी कि आदेश क्या आता है। मौखिक टिप्पणियां तो कुछ भी आ सकती हैं और ये कहा भी जाता है कि मौखिक टिप्पणियां जो होती हैं कभी कभी उकसाने के लिए भी होती हैं ताकि दूसरे लोगों के पक्ष जो है तर्क जो है वो सामने निकल कर आए, इसलिए भी होती हैं। तो उन टिप्पणियों पर चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन उन टिप्पणियों को लेकर ये मीडिया जो है, जिसको कॉर्पोरेट मीडिया जो है, ये वो तो वहीं से हेडलाइंस बना लेते हैं, वहीं से हेडलाइंस बना लेते हैं। तो इसलिए जो कई बार सवाल उठने लगते हैं। लेकिन चूंकि इस पे फैसला सुरक्षित है, जो फैसला आएगा तभी मालूम पड़ेगा कि क्या फैसला आया क्या नहीं आया। लेकिन फैसला आने से पहले ही चुनाव आयोग जिस तरीके की हरकतें कर रहा है उसको लेकर काफी ज्यादा सवाल हैं। और ये चर्चा है कि 9 मार्च के बाद ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आएगा विपक्ष की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस उसको पेश करेगी, पूरा विपक्ष उसका समर्थन करेगा। यानी जब बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू होगा 9 मार्च से, उसके बाद कभी भी इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। बड़ी हैरानी की बात है अमलेंदु जी, इधर स्पीकर को हटाने के लिए प्रस्ताव आ रहा है, उधर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए, यानी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग किस तरीके से उन्होंने अपने दायित्वों से बिल्कुल दूर हो गए हैं। इससे यही संकेत मिलता है, क्योंकि अगर पूरा का पूरा विपक्ष आपकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है तो इसका मतलब आपके उस पद पर बने रहने के अधिकार को बहुत बड़ी चुनौती है।
बिल्कुल बिल्कुल आपके अधिकार को चुनौती है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपने जब शपथ ली थी तो आपने संविधान की शपथ ली थी, और अब जो है आप व्यक्ति विशेष के प्रति आप मतलब एक तरीके से कहा जाए कि आप उसका काम कर रहे हैं। तो इसको लेकर सवाल जो उठ रहे हैं कि भाई आपने जब संविधान की शपथ ली है तो संविधान के प्रति आप ईमानदार रहिए। आप संविधान के प्रति ईमानदार ना होकर आप व्यक्ति विशेष के कारिंदे के तौर पर काम कर रहे हैं, ये आ रहा है। हालांकि उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ भी समीर जी प्रस्ताव आएगा, जैसा कि निशिकांत दुबे लेकर आए हैं राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव। चर्चा ये है कि इसी तरीके का प्रस्ताव नरेंद्र मोदी और हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ आना है, और वो कांग्रेस और विपक्षी दल लेकर आएंगे इसी 9 मार्च के बाद। तो 9 मार्च के बाद इस देश के अंदर बहुत कुछ बदलेगा। लेकिन अब ये तो एक सवाल ये भी है, चर्चाएं चल रही हैं कि अब तो ऐसा भी प्रस्ताव आ सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए कह दिया जाए कि वो सवालों से ऊपर है। निशिकांत दुबे ने भी जिस तरह से एक इंटरव्यू में कहा कि वो तो सवालों से ऊपर है, तो कहीं निशिकांत दुबे एक प्रस्ताव ऐसा भी ना ला दे। सोशल मीडिया पे भी चर्चा चल रही है। बिल्कुल ऐसा भी ला सकते हैं, लेकिन वो जैसा लाए हैं कि राहुल गांधी को चुनाव लड़ने के लिए हमेशा के लिए रोका जाए, तो पहले तो संसद की ये शक्ति नहीं है कि किसी को आजीवन जो है वो चुनाव लड़ने से रोक ले। इस तरीके से नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो लेके आए हैं प्राइवेट मेंबर बिल है, देखिए समीर जी प्राइवेट मेंबर बिल है, मुझे लगता है कि मैं इसकी जानकारी करूंगा कि प्राइवेट मेंबर बिल पर व्हिप जारी नहीं होता। प्राइवेट मेंबर बिल है उनका, निशिकांत दुबे का। तो प्राइवेट मेंबर बिल कोई भी मेंबर जो है कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, तृणमूल कांग्रेस का, डीएमके का, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी प्रस्ताव लेकर आ सकता है कि इनको भी आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए। निशिकांत दुबे का जो आरोप पत्र है उसमें तो आरोप पत्र में ये हिसाब से सोने से फंडिक है, इससे फंडिक है, वो चीजें साबित नहीं हो सकती। लेकिन नरेंद्र मोदी हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ जो सबूत है उसको तो राहुल गांधी ऑथेंटिकेट कर रहे थे, एपस्टीन फाइल में नाम आया है, तो वो तो ऑथेंटिकेट हो जाएगा, तो वहां तो सबूत पेश किए जाएंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा। अच्छा, राहुल गांधी के खिलाफ स्वीकार करने से पहले जो है ओम बिरला साहब के खिलाफ प्रस्ताव जो है उस पर चर्चा होगी। कहा यह जा रहा है कि वो प्रस्ताव पर चर्चा होने से पहले ओम बिरला इस्तीफा दे सकते हैं। इस तरीके की भी चर्चाएं चल रही हैं। चूंकि उनका नाम जिस तरीके से भेजा गया है कि वो जाएंगे शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार का आदमी जाता है, ओम बिरला सरकार के आदमी तो है नहीं। तो इसलिए अभी से तैयारी कर ली गई है कि ओम बिरला साहब लोकसभा स्पीकर के पद से इस्तीफा देंगे और वो मंत्री बनेंगे और सरकार की तरफ से वो जाएंगे। तब तक ये चर्चाएं चल रही हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चर्चाएं हैं, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं चलती रहती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उनके पीछे कोई न कोई आधार जरूर होते हैं, तभी वो चर्चाएं चलती हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से इन तमाम सवालों में घिरे हैं, खासतौर पर अमेरिका के साथ जो व्यापार समझौता है और जनरल नरवणे की पुस्तक ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री को सीधे घेरा है, और इसके अलावा एप्स्टीन फाइल्स का जो जिक्र हो रहा है, इन मुद्दों पर ऐसा लग रहा है कि उनको अपनी पार्टी के भी नेताओं का समर्थन अब नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन असम की चर्चा करते हैं। आने वाले दिनों में भी वहां भी चुनाव होने हैं, लेकिन असम के मुख्यमंत्री एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है और वहां पर असम में इसे लेकर राजनीति भी बड़ी गर्म है। किस तरीके से वहां एक समुदाय विशेष को, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हुए एक वहां पर विज्ञापन बनाया गया, एक वीडियो बनाया गया, और उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ सुनवाई हो रही है। बयान तो उनके अक्सर इस तरह के आते ही रहते हैं, लेकिन इस मामले में अमलेंदु जी पूरी तरीके से फंसे हैं, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे हुए संविधान के मूल्यों की बुरी तरीके से धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं बुरी तरीके से, और एक तरह से कहा जाए कि संविधान से परे जाकर काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और किसी भी तरीके से संविधान के अंतर्गत और एक जो कहा जाए मर्यादा के अंदर रहकर काम करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। विपक्ष के साफ तौर पर यही आरोप उनके ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं समीर जी। जी बिल्कुल, और इसको वहां पर जो असम में इसको लेकर राजनीति भी गर्म है, उन पर बहुत सारे सवाल उठे, तभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। और वहां विधायक दल के नेता हैं देवव्रत सैकिया, क्या कह रहे हैं उनको भी सुनते हैं। वहां तमाम राजनीतिक दल हैं, जो बीजेपी के जो विरोधी दल हैं वहां पर, चूंकि हिमंता बिस्व शर्मा को लेकर बहुत सारी टिप्पणियां हैं। हालांकि वहां भी बीजेपी में भी तमाम मुद्दों पर बिखराव दिखाई पड़ता है, लेकिन अब हिमंता बिस्व शर्मा को केंद्रीय नेतृत्व का जिस तरीके से एक वरद हस्त प्राप्त है, उसको देखते हुए उस तरह से आवाजें बाहर आती नहीं है। लेकिन हिमंता बिस्व शर्मा भी अपनी पार्टी के भीतर भी घिरे हुए हैं, और सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट में तो उनके खिलाफ सुनवाई चली रही है, आज उस पर सुनवाई होगी भी, क्या कुछ होगा उससे भी हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन देवव्रत सैकिया को सुनते हैं कि क्या कहा है उन्होंने इस पूरे मामले पर। Election matters are brought before Supreme Court, but it is not an election matter, it is a matter of constitution. So I hope the present judges will listen to it and not dismiss it. Speculation that former APCC President Bhupen Bora has... I heard it, I cannot confirm it, I will try to meet him after the session. I heard it, it is in the media, it is in the media, I don't know, I will try to meet him. Okay. So the demand for justice for Jubin Garg is... Yes, it is very much there, because even his family is saying that we want fast track trial, and we are also demanding. Then the External Affairs Minister Pavitra Makheta is a part of the host. He is not interviewed, he is not interrogated, so we think that it is some hustle is going on. तो ये देवव्रत सैकिया हैं और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता हैं। कह रहे हैं मामला कोर्ट में है लेकिन बहुत गंभीर मामला है, और चूंकि गंभीर नहीं होता तो ये सुप्रीम कोर्ट में पहुँचता नहीं। और यहाँ किस तरीके से एक समुदाय विशेष के प्रति हमला करते हुए दिख रहे हैं, और राज्य के मुख्यमंत्री हैं, यानी एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे एक दूसरे समुदाय किसी भी समुदाय के प्रति ऐसी घृणात्मक उसके विचार कैसे हो सकते हैं, इसको लेकर ये मामला, इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। क्या कुछ होता है वो देखेंगे। लेकिन असम की राजनीति इसको पर काफ़ी गर्म दिखाई पड़ रही है। तमाम दूसरे नेता भी हैं, और उसमें हिमंता बिस्वा शर्मा का भी उस पर बयान आया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, लेकिन घिरे हैं। और सुप्रीम कोर्ट लगता नहीं है, चूंकि मामला बिल्कुल पूरी तरीके से जो संवैधानिक मूल्य है अमलेंदु जी बिल्कुल उसके खिलाफ है। एक मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरीके से पोस्टर उसके जारी हो रहे हैं, उसका समर्थन वो कर रहा है। हाँ, उसका समर्थन कर रहा है, लेकिन समीर जी सीजीआई को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं जी। सीजीआई ने अभी जो हाल ही में जो बिहार का मामला आया था, जो जन स्वराज पार्टी की जो याचिका दायर हुई, और उसको लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की कि आपको वोट कितने मिले, इसको लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि सीजीआई ये टिप्पणी कैसे कर सकते हैं कि आपको वोट कैसे मिले। इस देश के अंदर तमाम लोग ऐसे रहे हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ते रहे और 5 वोट मिलते रहे, और लोकतंत्र में चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण है, वोट मिलना महत्वपूर्ण नहीं है किसको कितने वोट मिले। यहाँ तक कि जब दोबारा मतगणना की बात होती है तो 5 वोट मिले वरने वाला व्यक्ति भी क्लेम कर सकता है, 5 बार भी क्लेम कर सकता है, और एक वोट से जीत हार होती रहती है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी, तब ये नहीं पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको वोट कितने मिले थे, 1 वोट से सरकार गिर गई थी। और टेक्निकली देखा जाए तो गिरधर गोमांग जो थे वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन चुके थे और लोकसभा के सदस्य भी थे, और इस्तीफा नहीं दिया था। तो वो टेक्निकल भी उस पर भी जा सकता था, लेकिन वो नहीं गया, चूंकि वो आप ठीक है वहां के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप अभी सदस्य हैं लोकसभा के, और बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो सीजीआई कैसे कह सकता है कि भाई आपको वोट कितने मिले थे, वोट कितने मिले थे, इसके आधार पर आप ये तय करेंगे कि कोई जो सत्ता में दल है वो अनाचरण करने का अधिकारी हो गया क्योंकि उसको वोट मिले हैं। मोदी जी अगर प्रधानमंत्री हैं तो फिर बीजेपी के नेता तो वही कहते हैं कि अगर ये सही बातें होती तो मोदी जी 3 बार कैसे जीते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना, अगर उनको 35-40% वोट मिल रहे हैं तो 60% उनके विरोध में भी तो जा रहे हैं। नहीं तो आप इसी के आधार पर सरकार के का जो अनाचरण है, जो कदाचार है, उसको आप उसका जस्टिफिकेशन हो जाएगा कि आपको तो वोट मिले हैं। आज अगर किसी प्रधानमंत्री के ऊपर ही या हरदीप सिंह पुरी के ऊपर ही या किसी के ऊपर ही कुछ आरोप लग रहे हैं, तो आप ये कह के उसे खारिज कर देंगे कि भाई इनको तो ये चुनकर आए हैं, तो इनका किसी फाइल में नाम आ गया तो कैसे आएगा। समी जी आपराधिक चीज आपत्ति लागू होता है, तो अब देखना ये है कि आज भी क्या यही आएगा, फैसला क्या आता है, सुनवाई होती है नहीं होती, और आता है तो क्या यही टिप्पणी आती है कि अरे भाई वो तो मुख्यमंत्री है, वो तो ऐसा कर सकते हैं। अब ये भी देखना होगा, कोई सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, कि उनको जनता ने चुनकर भेजा है, लेकिन बहुत उस आपत्तिजनक टिप्पणी थी, काफी उसकी आलोचना भी हुई, चर्चा भी हुई। लेकिन अब क्या होता है इस मामले में, जब हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ, असम की सरकार के खिलाफ ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। लेकिन असम की राजनीति इसको लेकर काफी गर्म है। वहां AIUDF के विधायक हैं अनीमुल इस्लाम, क्या कह रहे हैं उनको भी सुनते हैं। और अनीमुल इस्लाम ही नहीं बल्कि तमाम विपक्षी नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता भी इसको लेकर, और सोशल मीडिया में भी जो बहुत सारे जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं उनकी तरफ से भी इसकी काफ़ी आलोचना हुई है। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से उसको देखता है ये देखने वाली बात होगी। जैसा कहा अमलेंदु जी ने कि
बिहार में वहाँ हारी हुई पार्टी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी वो बहुत ही आपत्तिजनक और बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी थी, क्योंकि उसमें हारा हुआ कैंडिडेट अगर है तो क्या वो वहाँ किसी तरह की भ्रष्टाचार की और अराजकता की शिकायत नहीं कर सकता है, ये सवाल है। बहरहाल सुनते हैं अनीमुल इस्लाम को क्या कह रहे हैं। Actually, today's protest is totally in against of the chief ministers and the BJP Twitter, from the BJP Twitter handle. They have a video that is the shooting a particular community, that is the Muslim community, by the Honorable Chief Minister of Assam. That's why we demand the resignation from him from this constitutional post, because he is not able to stay in the constitutional post. And today is the Supreme Court. There is regarding this issue. Today is the date fixed for the Honorable Supreme Court. I think that it will be just there. तो वहाँ पर इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है वो उस जानना बड़ा दिलचस्प होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे देखता है? क्या सुप्रीम कोर्ट को भी ये लग रहा है कि ये गलत है, ये असंवैधानिक है, संविधान के मूल्यों की धज्जियां उड़ा रहा है, या फिर चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, बहुमत से सरकार चला रहा है तो उसके लिए सब कुछ माफ है? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि भाई चुना हुआ अगर मुख्यमंत्री है तो चुना हुआ मुख्यमंत्री क्या संविधान के दायरे से बाहर जाकर इस तरीके के घृणा कर सकता है? एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट समीर जी खुद गाइडलाइंस जारी करता है और सख्त टिप्पणियां करता है हेट स्पीच को लेकर, और ये हेट स्पीच से भी आगे बढ़कर जाने का मामला, यानी आप एक विपक्ष के नेता को जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी है, जिसके पिता 3 बार मुख्यमंत्री रहे, आप उसका जो है धर्म परिवर्तन करके दिखाते हैं और उस पर आप निशाना साधते दिखाते हैं कि उसको गोली लग रही है, और ये ट्वीट किया जाता है और उस पर आप कोई माफ़ी नहीं मांगते हैं। और आपके खिलाफ जब कोई एक सामाजिक कार्यकर्ता FIR दर्ज कराता है तो आप धमकी देते हैं मैं 100 FIR दर्ज कराऊंगा। तो ये इस तरीके की चीज़ें जो है, तो आप देखना ये कि सुप्रीम कोर्ट केवल मूक दर्शक बना रहेगा। चुनाव आयोग के मामले में तो मूक दर्शक बना ही हुआ है, तो क्या सरकार के मामलों में भी चुनाव आयोग इसी सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बना रहेगा, या कोई आयोजक नज़ीर जो है वो पेश करता है सुप्रीम कोर्ट? ये भी देखना। जी बिल्कुल, यह देखने वाली बात होगी और उससे अपडेट करेंगे आपको सुप्रीम कोर्ट में क्या इस पर टिप्पणी आती है, सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे देख रहा है। लेकिन मामला बहुत गंभीर है और उसको लेकर घिरे हुए हैं हिमंता बिस्व शर्मा, इसलिए कि अभी भी लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और देश के संविधान पर भरोसा है, और देश का संविधान इसकी इजाजत संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ही नहीं, किसी भी व्यक्ति को नहीं देता है। खैर, इधर बीच जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले हो रहे हैं विपक्ष के, और उनका बचाव करने के लिए जिन लोगों को लगाया गया है, उस पर अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी में भी अलग थलग पड़ गए हैं? ऐसा लग रहा है, क्योंकि बचाव करने के लिए उनके साथ लिए आ रहे हैं निशिकांत दुबे या फिर गिरिराज सिंह या पीयूष गोयल। बाकी जो सीनियर लीडर हैं, मंत्री हैं, वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं कहीं भी। ऐसा क्यों है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई है, उसको लेकर सवाल बार बार उठ रहे हैं, और यही नहीं, अमेरिका की तरफ से बार बार ये संकेत दिए जा रहे हैं कि वास्तव में बहुत दबाव में ये डील की गई है। हाँ बिल्कुल, साफ संकेत दिया जा रहा है कि बहुत दबाव में ये डील की गई है, और इस डील को लेकर सवाल भी बहुत ज़्यादा समीर जी उठ रहे हैं कि भाई आपने ये डील क्यों की, और इस डील का में क्या है, कम से कम देश को तो मालूम पड़े। राहुल गांधी ने भी इसको लेकर सवाल उठाए हैं, विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है, और अखिलेश यादव डील नहीं इसको ढील कह रहे हैं, ये भी देखने में आ रहा है। और कल तो राहुल गांधी ने जो थे वो कुछ सवाल पूछे, कहा कि भाई मुझे 5 जो है सवाल हल्के सवाल जो है आप इसको बता दिए, साधारण से सवालों के जवाब दे दीजिए। उन्होंने कल एक ट्वीट किया समीर जी, हालांकि वो ट्वीट पुराना हो गया, लेकिन ट्वीट पुराने नहीं होते हैं, चूंकि मौजूद है अभी मामला, हम लोग बता सकते हैं कि क्या उन्होंने ट्वीट किया। और ये अभी इस ट्वीट को भी देखते हैं कि यूएस ट्रेड डील के नाम पर हम भारत के किसानों के साथ विश्वासघात होते हुए देख रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से कुछ आसान सवाल पूछना चाहता हूं कि डीडीजी इंपोर्ट करने का वास्तव में क्या मतलब है, और अगर हम जीएम सोया तेल की आयात की अनुमति देते हैं तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, देश भर के सोया किसानों का क्या होगा? जब आप एडिशनल प्रोडक्ट्स कहते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है? नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाने का क्या मतलब है? और ये सारी चीजें हैं, किसानों
को ये सफाई तो मिलनी ही चाहिए। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये भविष्य की भी बात है। क्या हम किसी दूसरे देश को भारत की कृषि उद्योग पर लंबे समय की पकड़ बनाने दे रहे हैं? अब ये अमलेंदु जी वही है, जब किसानों से मुलाकात हुई उस समय सारे किसानों के जो नेता थे, उनके प्रतिनिधि थे, वो किस तरीके से बातें रख रहे थे। अलग अलग राज्यों के लोग आए थे, उसी में मध्य प्रदेश वाले सोया किसानों के की बात कर रहे थे। 17 संगठन थे, एक आध नहीं, 17 संगठन, 17 किसानों के संगठन आए और आकर उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और ये सारी बातें बताई कि किस तरीके से इस डील का क्या असर पड़ेगा, और पड़ना शुरू हो गया है। पड़ेगा ही नहीं, पढ़ना शुरू हो गया है। और सीधी सी जो राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया था पीयूष गोयल के सवाल को लेकर, उन्होंने कहा था कि भाई आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने जो कपास खरीदना बंद कर दिया, तो या तो किसान मरेगा या हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो मरेगा। इन दो में से एक के साथ तो होना है, तो आप खुलकर बताइए कि क्या होगा। आप ये बता क्यों नहीं रहे हैं कि ये जो है खुलकर होगा। तो ये समीर जी, इसके अलावा जो ये तेल, रूस से तेल खरीदने वाली बात है, इसको लेकर भी बार बार सवाल उठ रहे हैं और यहाँ उसको ढुलमुल जवाब दिया जा रहा है। और अमेरिका बार बार उस बात को दोहरा रहा है कि भारत तैयार हो गया है। अमेरिका यही बात दोहरा रहा है कि यहां पर इन सारे समझौतों, इन दबावों के आगे, ये सारी बातें मानने के बाद ही उसने भारत के साथ व्यापार समझौता किया है। मार्को रूबियो ने वहां पर उसको लेकर, वहां के विदेश मंत्री, उन्होंने एक बात कही है, इस बात को दोहराया है। और पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने उनकी उस बयान का उल्लेख करते हुए एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट को भी हम लोग देखते हैं, ये अंग्रेजी में ट्वीट है और उसी का उनका ये कहना है कि किस तरीके से रूस से तेल खरीदने की शर्त पर ही ये ट्रेड डील किया गया है। अमेरिका से हम ज्यादा खरीदेंगे, वेनेजुएला से ज्यादा खरीदेंगे, और यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही हुई थी उस समय जब ये डील हो रहा था। लेकिन यहां पर, और इसके बाद ये डील होती है, पर हमारी सरकार इन चीजों को स्वीकार नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि समझौता भारत के साथ हो रहा है, लेकिन उसकी घोषणा भारत क्या क्या करेगा, ये सारी बातें बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हो, भारत में किसी को पता नहीं है, खुद प्रधानमंत्री मोदी को नहीं पता है। मोदी को नहीं पता है। थैंक यू ट्रंप कहने के अलावा उस डील में क्या है ये मोदी जी को भी नहीं पता है। और पता होता तो देश के सामने आके बताते। अब आज से एआई समिट हो रहा है तो उसी में बता दें क्या क्या डील है, एआई पे ही बता दें क्या क्या डील हुई है, क्या क्या डील हुई है। बिल्कुल। और एआई को लेकर बहुत सवाल पूछे थे। पवन खेड़ा ने जो ट्वीट किया उसका आप हिंदी बता सकते हैं? बिल्कुल, पवन खेड़ा लिख रहे हैं और मार्को रूबियो का बयान उन्होंने उस टैग भी किया हुआ है कि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने वाशिंगटन का एजेंडा सबके सामने रखा। उन्होंने खुले तौर पर पश्चिम के कॉलोनियल अतीत का जिक्र किया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के राज में उसी दबदबे और सुप्रीमेसी को वापस पाने की बात कही। यह बयान अमेरिका के साथ एक तरफा भारत विरोधी ट्रेड डील के लिए जरूरी कॉन्टेक्स्ट देता है, जिसका बीजेपी के जोकर जश्न मना रहे हैं। फोरम मिनिस्टर एस जयशंकर, फॉरेन की जगह फोरम मिनिस्टर, क्योंकि फोरम पे ही जाकर बात करते हैं। अच्छा, बाहर के फोरम पे करेंगे, जो यहाँ का फोरम है यानी संसद है, वहां नहीं बात करते। संसद में बात नहीं करते हैं, बाहर जाके बात करते हैं। बाहर के फोरम पे कभी दावोस के फोरम पे बात करेंगे, कभी ब्राजील के फोरम पे जाकर बात करेंगे, कभी चाइना के फोरम पर जाकर बात करेंगे। मतलब बाहर जाकर फोरम पर ही बात करेंगे, अमेरिका में भी फोरम पर जाकर बात करेंगे, लेकिन फॉरेन पॉलिसी क्या है इस पर बात नहीं करेंगे। तो वही लिख रहे हैं वो कि जिसका बीजेपी के जोकर जश्न मना रहे हैं। फोरम मिनिस्टर एस जयशंकर, जो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे, उन्हें साफ करना चाहिए। यह कहने के बाद जवाहरलाल नेहरू के लिए मोदी का जुनून बहुत ज्यादा हो गया। नेहरू जी डीकॉलोनाइजेशन और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के पक्ष में थे। मोदी भारत को रिकॉलोनाइजेशन के खतरनाक रास्ते पर ले जाने के लिए पक्के इरादे वाले हैं। तो बहुत गंभीर आरोप है और इन आरोपों का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उनका कोई जवाब नहीं आ रहा है। जवाब देने के लिए पीयूष गोयल आधी रात को ट्वीट कर देते हैं, लेकिन उस ट्वीट में जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये सारी चीजें कैसे हो गई, क्या होगा, इन किसानों का क्या होगा, वो जवाब नहीं आता है। हाँ बिल्कुल, वो जवाब नहीं आता है। और समीर जी, साफ तौर पर समझाया जा सकता है कि सवालों के जवाब जो हैं ये नहीं मिल रहे हैं, ये देखने में आता है। और बड़ी खबर समीर जी इस समय ये आ रही है कि इसको जो हिमंता विश्व शर्मा पे मामला था, उसकी सुनवाई होनी थी और सुनवाई पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी जो है वो पहुंचे अदालत के सामने। अभी इसकी सुनवाई शुरू हुई और उन्होंने पास ओवर मांगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और एक फैक्टल डेवलपमेंट जो मुझे आपके ध्यान में लाना उन्होंने कहा, लेकिन बेंच ने मामले को पास ओवर कर दिया, पास कर दिया, यानी आज इस पर चर्चा अब नहीं होगी। उस पर चर्चा बाद में होगी। तो ये अपडेट है वहां पर हिमंता विश्व शर्मा के मामले में असम के मुख्यमंत्री। लेकिन
कसम की राजनीति इसको लेकर गरमाई है। बड़ा सवाल उठ रहा है कि कैसे संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति संविधान में जो बातें लिखी गई हैं उनकी कैसे अवहेलना कर रहा है, उनकी धज्जियां उड़ा रहा है। और इधर जो यूएस के साथ, अमेरिका के साथ ट्रेड डील की बात हो रही है, कांग्रेस के ही प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने कुछ ग्राफिक्स के जरिए एक ट्वीट किया है और वो भी ये बता रहे हैं कि इस डील में क्या कुछ हुआ है और क्यों ये कहा जा रहा है कि भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया है। वो ट्वीट भी हम देखते हैं क्या लिखा है उसमें भी, वो भी हम आपको बताते हैं कि इस तरह से हर भाषा में राहुल गांधी देशवासियों को यूएस ट्रेड डील के नुकसान बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि इसमें किसान और व्यापारी को बहुत नुकसान होने जा रहा है। विनाश होने से पहले चेत जाइए मित्रों। और ये अलग अलग जो उन्होंने सारी चीजें कही हैं उनका ये बयान है जो राहुल गांधी ने जो बातें कही। राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं उसमें कई उन्होंने जो है राहुल गांधी के पुराने ट्वीट्स हैं वो किए हैं। और एक तो जो है ये पहले उन्होंने किया है कि यूएस ट्रेड डील के नाम पर हम भारत के किसानों के साथ विश्वासघात होते हुए देख रहे हैं, ये राहुल गांधी का है। और मैं प्रधानमंत्री से कुछ आसान सवाल पूछना चाहता हूँ। जो ट्वीट हम लोगों ने अभी दिखाया था पाँच ट्वीट का, फिर इससे पहले का दिखाया था वी आर विटनेसिंग ए बिट्रेयल ऑफ इंडिया फार्मर्स इन द नेम ऑफ यूएस ट्रेड डील, ये उन्होंने पूछा। फिर प्रधानमंत्री से कई सवाल पूछे थे। फिर जो संसद के अंदर बोले कि 0% ड्यूटी और 18% ड्यूटी, 0% ड्यूटी बांग्लादेश पर, 18% ड्यूटी भारत के ऊपर, इसको लेकर फिर ये जो है राहुल गांधी कहते हैं कि यूएस ट्रेड डील जो है ये भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। जो वीडियो जारी किया था उसका स्क्रीनशॉट, और फिर एक वो वीडियो जो उन्होंने जारी किया था कि मुकदमा करो या FIR करो, ये खुली चेतावनी थी। तो वो ये सारा एक कोलाज बनाकर सुरेंद्र राजपूत ने इसको जारी किया है। ये ट्वीट उन्होंने कहा है कि आप आसान भाषा में समझ लीजिए कि राहुल गांधी क्यों इस पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार का कोई प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री इनका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। संसद में पूछते पूछते विपक्ष परेशान हो गया, संसद की कार्यवाही नहीं चली, लेकिन जवाब इसका कुछ नहीं आया और बजट सत्र का एक हिस्सा खत्म हो गया। अब 9 मार्च से फिर शुरू होगा दूसरा हिस्सा, उसमें इसका जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन लगता नहीं है विपक्ष की इस मामले में पीछे हटने वाला है, क्योंकि ये देश के किसानों से, देश के तमाम उद्योगपतियों से, औद्योगिक घरानों से, उद्योग जगत के लिए बहुत नुकसानदायक ये ट्रेड डील माना जा रहा है और इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता इस चीज को उठा रहे हैं। पंजाब में वहां प्रभारी है कांग्रेस पार्टी के भूपेश बघेल, उन्होंने एक बयान दिया है, जारी किया और कह रहे हैं कि इसको लेकर पंजाब में एक कार्यक्रम है जिसमें लोगों से इसके बारे में चर्चा की जाएगी। और जिस तरह से राहुल गांधी से अलग अलग राज्यों के तमाम किसान नेता आए थे, मिले थे और सबने बताया कि कैसे ये नुकसान करेगा, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग हों, कॉटन उगाने वाले हों, सोयाबीन उगाने वाले हों, तिलहन उगाने वाले हों, सभी को इस डील से केवल और केवल नुकसान दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, इस डील से सबको नुकसान ही नुकसान है, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, सवाल ये है। राहुल गांधी यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपकी दोस्ती किसी से कुछ हो, इससे क्या लेना देना किसी को, आपकी दोस्ती किसी के साथ हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप भारत के साथ न्याय कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या आप जो भारत के हित हैं उनकी रक्षा आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सवाल सीधा ये है और ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये देश के साथ विश्वासघात है। राहुल गांधी का सीधा कहना ये है। फिर बीच में खबर आई कि राहुल गांधी ने जो मसला उठाया था जनरल नरवणे की किताब का लेकर, उसको FIR उसमें दर्ज की गई है। तो राहुल गांधी ने साफ चेतावनी जारी करते हुए कहा कि चाहे FIR करो, चाहे मुकदमा करो, लेकिन हम किसानों के हितों के साथ कोई समझौता इस किसान विरोधी सरकार से नहीं करेंगे। वो बाइट भी बाइट है, वो हम लोग सुन लेते हैं। पहले एक बार देखते हैं क्या कहा है भूपेश बघेल ने पंजाब में और अलग अलग जगहों पर इस किसानों के साथ विपक्ष के नेता संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उनकी बातें भी सुन रहे हैं कि इस ट्रेड डील से लोगों को किस तरीके का नुकसान है, क्यों आशंकित है। वो सुनते हैं भूपेश बघेल ने क्या कहा है। मैं आज जा रहा हूं पंजाब, चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक है और फिर दूसरा मानसा और बठिंडा में कल मनरेगा बचाओ महासंग्राम, अभी किसानों के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, केंद्र सरकार ने जो 18% यहाँ पे मतलब टैक्स लगा है, टैरिफ लगा है अमेरिका ने, उससे साथ ही जो किसानों
के लिए जो घातक कदम उठाया है भारत सरकार ने, जो ओपन किया है अमेरिका के लिए, उसके खिलाफ भी हम लोग अभी लड़ाई शुरुआत करेंगे। ये जिलाध्यक्षों की परफॉर्मेंस को लेकर के जो है भाजपा ने तंज कसा, अरुण साव ये कह रहे हैं कि जो तो ये यहाँ जो ट्रेड डील हुआ है उसको लेकर तमाम जो अलग अलग सेक्टर हैं उनमें किस तरीके से लोगों में आशंका है कि इसका नुकसान होगा, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। और कहा यह जा रहा है, आरोप ये लग रहा है कि सरकार ने ये ट्रेड डील इसलिए की है क्योंकि अमेरिका का दबाव था। क्या दबाव था कि अचानक इस डील को करना पड़ा? और उसके कुछ ही दिन पहले एप्स्टीन फाइल्स का मामला नया नया उजागर हुआ था। हालांकि पहले भी आई थी, लेकिन जो नई सीरीज फाइलों की जारी की थी उसके तुरंत बाद यूएस के साथ ट्रेड डील हो जाती है। हाँ, तुरंत ट्रेड डील हो जाती है और उसके बाद ही ट्रंप की, उस डील के बाद भी ट्रंप की धमकी आती है कि मैं मोदी का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन करूंगा नहीं। बर्बाद कर सकता हूँ लेकिन करूंगा नहीं। और ट्रंप से मोदी इसीलिए प्यार करते हैं। ये कहा गया। तो ट्रंप से मोदी प्यार क्यों करते हैं, तो ये बता दिया मतलब ट्रंप ने कि मोदी दबे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या उन फाइलों की वजह से कुछ है? क्योंकि राहुल गांधी तो संसद में खड़े होकर आरोप लगा रहे हैं कि अडानी के खिलाफ जो केस चल रहा है अमेरिका में, और जो एप्स्टीन फाइल्स में नाम आए हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रियों के, जिस तरीके से इसकी वजह से जो है मोदी जी कंप्रोमाइज हैं, ये राहुल गांधी का आरोप है। और इसका कोई वाजिब जवाब जो है वो सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अभी तक नहीं आया है। जी बिल्कुल नहीं आया है। और इधर इन मसलों पर बुरी तरीके से खुद घिरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनरल नरवणे की किताब को लेकर इतना हंगामा हुआ है और अब तो सरकार ये कानून बनाने जा रही है। खबरें आ रही हैं कि सेना का कोई भी अधिकारी रिटायर होने के 20 साल बाद तक कोई किताब नहीं लिख सकता है, कुछ कह नहीं सकता है। मतलब ये सीधे सीधे आर्टिकल 19 का एक खुला उल्लंघन होगा अगर ये नियम बन जाता है। बिल्कुल, ये अगर नियम बन जाता है तो मतलब ये उसी तरीके का नियम होगा कि जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने से रोक दो। हाँ। मोदी जी जीवन भर प्रधानमंत्री रहेंगे। हाँ। अब चुनाव नहीं होगा, चुनाव हो गया, खत्म। बिल्कुल। अब चुनाव नहीं होगा, संसद ये सारा चीजें वही एक उसी दिशा में ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। और नरवणे की किताब को लेकर उस प्रकाशन के खिलाफ FIR हो गई, लेकिन उसी पर राहुल गांधी ने कहा कि हमको इन चीजों से डर नहीं लगता है। अब राहुल गांधी की सदस्यता को भी खत्म करने के लिए, आजीवन प्रतिबंध करने के लिए प्रस्ताव लाया गया है। तो क्या कुछ होता है, लेकिन क्या सरकार कर क्या रही है और सवाल पूछने वालों और सवाल उठाने वालों पर किस तरीके की पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है, वो साफ दिख रहा है। राहुल गांधी का वो बयान सुनते हैं जिसमें उन्होंने ये कहा, जनरल नरवणे की किताब को लेकर जो FIR हुई उस पर उन्होंने क्या कहा। 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नमस्कार, कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है।
नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होने। तो ये किस तरीके से अब ये मामला अब संसद में, चूंकि उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई, जबकि डील उसी समय हो रही है, हालांकि डील अभी होनी है, पर उस पर एक जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ वो उसी समय हुआ जब बजट सत्र चल रहा था। उस पर सरकार को जानकारी देनी चाहिए थी। तो विपक्ष ने मांग भी की, लेकिन कोई जानकारी नहीं देगी गई और उसकी वजह से पूरा सत्र जो है वो बाधित रहा। पर यह मामला अब सड़कों तक पहुंच गया है, ये दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से यहाँ विपक्ष के नेता, किसान संगठन अब सड़कों पर उतरते दिख रहे हैं, तो वो सरकार के लिए निश्चित तौर पर एक मुश्किलें खड़ा करने वाला है। और एक बात और भी है अमलेंदु जी, कि बीजेपी के भीतर ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बिल्कुल अलग थलग हैं। बचाव करने के लिए निशिकांत दुबे और गिरिराज सिंह ही दिख रहे हैं, या पीयूष गोयल। बिल्कुल बिल्कुल, यही लोग जो है वो बचाव करते दिखाई पड़ रहे हैं, पीयूष गोयल या फिर गिरिराज सिंह या निशिकांत दुबे। यहाँ तक कि मोदी जी भी गायब हो गए हैं। खुद तो गायब है, अमित शाह भी गायब हो गए। अमित शाह भी बचाव नहीं कर रहे हैं। पहले ही दिन संसद में दिखे थे राजनाथ सिंह, उसके बाद कहीं कोई बयान नहीं, कहीं कोई बयान नहीं आया है। गायब है, ओम बिरला भी गायब है जी। तो ओम बिरला ही कम से कम बचाव करते, ओम बिरला से ज़्यादा अच्छा बचाव तो कोई नहीं कर पा रहा था। लेकिन ओम बिरला साहब खुद जो है वो गायब है, वो खुद ये बचाव नहीं कर पा रहे। तो बड़ा देखने वाली चीज़ है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ बीजेपी के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है, जो सतह पे दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी कुछ हो रहा है। किसानों के नुकसान की बात हो रही है, लेकिन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बीच बीच में एक आध ट्वीट ही कर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुलकर आ नहीं रहे हैं वो भी, चूंकि ये कहा जा रहा है कि इसमें किसानों के हितों से समझौता हुआ है और वो क्या बात करेंगे। लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं। अब जिस तरीके से जो राहुल गांधी ने कहा कि कैसे ये किसानों के हितों को पूरा एक तरीके से गिरवी रख दिया गया है, राहुल गांधी तो सीधे कह रहे हैं कि देश को बेच दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन किसानों का भी यही कहना है कि उनकी कमर टूट जाएगी अगर अमेरिका के साथ ये समझौता हुआ है। और जिस तरीके से हमारे व्यापार, हमारे जो पूरा खोला जा रहा है व्यापार के लिए, यहाँ हमारे किसान उनके साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाएंगे। और क्या उस सुनते हैं हम, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं ये सचिन पायलट, उनको भी सुनते हैं। लेकिन इस मामले में शिवराज सिंह चौहान की भी चुप्पी कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ रही है कि किसानों का के जो सवाल है उनका जवाब उनके पास नहीं दी। हाँ, किसानों के सवालों का जवाब तो शिवराज सिंह चौहान के पास भी नहीं। हालांकि मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं मोदी जी से और ज़्यादा उनको जानकारी है, कई साल मुख्यमंत्री रहे हैं। बीच बीच में जो ट्वीट कर रहे हैं तो केवल यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, जो सवाल पूछ रहे हैं तो सच बता दो ना, बिल्कुल सच तुम बता दो। राहुल गांधी झूठ बोल रहे, हमने मान लिया राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, तो सच तुम बता दो। तो सच का क्यों नहीं बता पा रहे हो? राहुल गांधी झूठे, हमने मान लिया राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सच जो तुम्हें तुम्हारे पास है वो तो बता दो। तो सच मालूम ही नहीं है, चूंकि डील के बारे में जानकारी तो मोदी जी को भी नहीं है। तो शिवराज सिंह चौहान को कहां से होगी? वो तो ट्रंप को मालूम है। ट्रंप जो वहां से भेज देगा उस पर दस्तखत करा लेगा, बुला लेगा कि आओ आगे दस्तखत करो। तो यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी कंप्रोमाइज है और पूरी सरकार कंप्रोमाइज नजर आ रही है। वरना अगर आपकी कोई डील हुई है, कोई बात है, तो डील पे सिग्नेचर हुए होंगे ना किसी के, किसी मंत्री के हुए होंगे, अधिकारियों के हुए होंगे, तो देश के सामने रख दो।
संसद के अंदर बता दो कि भाई ये डील हुई है, ये है, तो वो आप नहीं बता पा रहे। बिल्कुल। अब राहुल गांधी अगर झूठ बोल रहे हैं तो सही चीज आप रख दीजिए, सही चीज आप रख ही नहीं सकते हैं क्योंकि आपको खुद नहीं पता है, और पता भी है तो फिर आपको बताने से रोका गया है। यही चीजें हैं। और चूंकि संसद में ये बात होती, अगर इस पर चर्चा होती तो फिर सरकार को कुछ न कुछ तो बताना ही पड़ता। बहरहाल किसानों में नाराजगी बहुत जबरदस्त है और इसको लेकर अब देश भर में किसान एक बार फिर एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। सचिन पायलट को सुनते हैं, कांग्रेस के नेता हैं, क्या कह रहे हैं। तो महिला कांग्रेस राजस्थान ने अभी 2 दिन का कार्यक्रम रखा है और मुझे खुशी है कि सारिका जी ने, जो पदाधिकारी हैं, तमाम महिला उनको यहाँ बुलाया है। और कांग्रेस ने उदयपुर डिक्लेरेशन में बड़ा स्पष्ट कहा था कि महिलाओं की भूमिका संगठन में बढ़ानी पड़ेगी और इस बार जो संगठन सृजन के माध्यम से नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है उसमें भी हमारा जो महिलाओं का संख्या बल है पहले से काफ़ी अधिक है। और मुझे खुशी है कि महिला कांग्रेस ने इस अभियान को और आगे बढ़ाया है, मेंबरशिप कराई है, लगातार उनको टास्क दिए जा रहे हैं। और इस चुनौतीपूर्ण समय में जब पूरे देश में अजीब तरह का माहौल है, बजट दोनों आ गए हैं, केंद्र का बजट हमने देख लिया, राजस्थान का बजट देख लिया, और बाद में जो डील हुई अमेरिका की उसके साथ बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं और जनता को जागरूक होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं भारत के किसानों का, विशेष रूप से कपास के किसानों का, सोयाबीन के किसानों का बहुत ज़्यादा अहित होने वाला है आने वाले समय के अंदर। तो इन सब बातों के लिए जनता जागरूक है और राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर, सदन के बाहर लगातार इस मुद्दे को रखा है। और मुझे बड़ा खेद है कि सरकार किसी दल की भी हो, लेकिन कभी भी इस तरह जानबूझ के छोटे व्यापारियों का, किसानों का, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी ने नहीं किया। क्या दबाव है भारत सरकार के ऊपर मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ट्रम्प जो बार बार इस प्रकार घोषणा करते हैं, अब डील, ट्रेड डील हुई है, हमारी हुई है ईयू के साथ भी, और वो समझौता था, एग्रीमेंट था। ये जो अमेरिका कर रहा है ये दबाव में करवा रहा है। अब बांग्लादेश और हिंदुस्तान में इतना फर्क हो गया कि जो उनके कहने पर चल रहा है, मनमाने तरीके से वो डील अमेरिका के साथ कर रहा है। लेकिन भारत में विशेष रूप से जो हमारे किसान भाई हैं या हमारे दूधदाता हैं या हमारे लघु उद्योग वाले लोग हैं, उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और हकीकत ये है कि आज से पहले भारत हमेशा 2 या 3 या 5% टैक्स देता था जो अमेरिका के हम पे लगाता था, उसको 50 कर दिया, अब 18 कर दिया। उसकी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि $500 बिलियन खरीदने का हम लोगों ने उनको वादा कर दिया एक तरह से। क्या खरीदेंगे, किस दाम पे खरीदेंगे, पता नहीं है। जहाँ तक तेल की बात है, एनर्जी सिक्योरिटी, ये एक इतना अहम मुद्दा है कि पहली बार भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। अमेरिका कैसे कह सकता है किसी भी देश को, खासकर भारत जैसे ताकतवर देश को, कि आप यहाँ से तेल लेंगे, यहाँ से नहीं लेंगे। ये हमारे जो सॉवरेनिटी है, हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा है, उस पर बहुत बड़ा खतरा है। तो तमाम जो, और अभी डिटेल्स दी नहीं गई हैं, पार्लियामेंट चल रहा है और सोशल मीडिया पे डील के बारे में घोषणा करी गई। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जनता को, लोगों को, और विशेष रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हमको जागरूक करना है, इस मैसेज को पूरे देश में ले जाना है। और हमारा जो विरोध है, पहले भी राहुल गांधी जी ने कहा, जमीन अधिग्रहण पर संशोधन किया, उसको इस सरकार को वापस खींचना पड़ा। उसके बाद 3 काले कानून किसानों के लिए लेकर आए, उसको विड्रॉ करना पड़ा। और इस बार भी जो जनता का दबाव है और जो इस प्रकार पूरे देश में स्ट्राइक हुई लेबर यूनियंस की 2 दिन पहले, उसमें सब लोग समझ गए हैं कि हमारे हितों का नुकसान हो रहा है। तो ये सरकार पहली बार, और मुझे आश्चर्य होता है कि आप पूछो वाणिज्य मंत्री से कि रूस से तेल लेंगे, वो कहता है विदेश मंत्री को मालूम है। विदेश मंत्री से पूछो, वो कहते हैं वाणिज्य मंत्री बताएंगे। किसी को मालूम ही नहीं है कि हम करने क्या जा रहे हैं। इसलिए इस मौके पर हमें बहुत सचेत रहना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठाए हैं सदन के अंदर, उस पर एक बात पर भी जवाब ये सरकार नहीं दे पाई है। तो बांग्लादेश के बारे में बताया जा रहा है कि पीएम को इनवाइट किया गया, वहाँ पर कई तरह की एक्टिविटीज रही जो भाई वो ऐसा है, मुझे पता नहीं वो अंत में क्या करेंगे। हकीकत ये है कि हमारा जो संबंध हमारे पड़ोस के मुल्कों के साथ है वो लगातार खराब हुआ है। और हम अगर विश्व की बड़ी ताकत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा जो नेबरहुड है वहाँ पर हमको अपने आप को कायम करना पड़ेगा। लगभग हर देश के साथ हमारे रिश्ते पहले से खराब हुए हैं। अब भविष्य में क्या करेंगे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसी एक दल, एक नेता, एक सरकार के अधीन नहीं है। इतिहास काल गवाह है कि कोई भी सरकार रही हो, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी को हमने बड़ी प्राथमिकता दी है और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हमने हमेशा बनाई है। विशेष रूप से हमारे जो पड़ोसी देश हैं,
चीन है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, हमेशा हमारे संबंध भारत के लोग की तरफ लोग देखते थे। अब इतनी कटुता पैदा हो गई है और ये कहीं ना कहीं सरकार की। तो ये किस तरीके से तो पड़ोसी देशों के साथ क्या कुछ संबंध है, लेकिन अमेरिका के साथ जो डील हुई है और समझौता हुआ है उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि कैसे किसानों के हितों को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया है। लेकिन ये भी कह रहे हैं सचिन पायलट कि जैसे सरकार को अपने तमाम दूसरे किसान विरोधी फैसले वापस लेने पड़े, ये भी वापस लेना पड़ेगा। हाँ, ये कह रहे हैं कि कैसे वापस लेंगे, कैसे वापस लोगे। सवाल ये है, किसानों का तो आंदोलन खैर लंबा चला और आंदोलन के सामने झुकना पड़ा। चुनाव आ गया था उत्तर प्रदेश का, तो झुकना पड़ा। तो अभी तो कोई ऐसा चुनाव ही नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि किसान तो समीर जी फिर भी संगठित हैं, उनके बड़े संगठन हैं और उनका आंदोलन होते रहते हैं। मजदूर, खासतौर से जो खेतिहर मजदूर है, उसका तो कोई संगठन भी नहीं है। तो वो तो सब मतलब एक तरीके से कहा जाए कि समाज का सबसे आखिरी पायदान पे खड़ा व्यक्ति जो है वो खेतिहर मजदूर ही है और वही इसके अंतर्गत आता है। और उनको लेकर तो मुझे लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टियों के संगठन हुआ करते थे, भारतीय खेत मजदूर यूनियन, और वो भी कितने खेत मजदूर उसमें काम करते थे, कितना वहाँ पार्टी की लीडरशिप को एडजस्टमेंट किया था, वो अलग का मसला है। लेकिन फिर भी चलिए कुछ होते थे। कांग्रेस का तो उस तरीके का कोई संगठन भी नहीं है कि जो खेत मजदूरों पर अलग से काम करता हो या असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर काम करता हो। तो कैसे होगा बहरहाल ये अलग चीज़ है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये सरकार मजबूर होगी। और मजबूर हो या ना हो, सवाल ये है कि विपक्ष का काम सरकार को रास्ते पर लाना है। तो कांग्रेस अपना वो काम कर रही है, सरकार रास्ते पर आए या ना आए वो जनता के हाथ में होगा, जब चुनाव आएंगे तब होगा। लेकिन इसके लिए प्रयास तो कम से कम हो रहे हैं और सरकार को घेरा जा रहा है। बिल्कुल। और चूंकि अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि संसद का सत्र चल रहा हो और किसी दूसरे देश के साथ कोई समझौता हो रहा हो, उसकी कोई जानकारी संसद को न दी जाए, तो ये हैरानी जताई जा रही है। उस समय मांग भी की गई, लेकिन सदन की कार्यवाही ही नहीं चलने दी गई ताकि उस पर कुछ बयान न दिया जा सके। इसका मतलब निश्चित तौर पर ये उसमें कुछ छिपाने की बात है। और बड़ा सवाल ये हो रहा है कि ये दबाव में किस दबाव की वजह से ऐसा करना पड़ा। हालांकि राहुल गांधी ने कहा भी था कि दबाव की वजह भी हम जानते हैं, लेकिन अब ये सवाल तो पूछा ही जाएगा कि आपने किस दबाव में पूरे देश के हितों को दांव पर लगा दिया। बिल्कुल ये पूछा जाएगा कि भाई आपने किस दबाव में आपने देश के हित जो थे रख दिए। और ये कहा राहुल गांधी ने संसद में भी कहा कि भाई कोई भी प्रधानमंत्री जो है, इंक्लूडिंग मोदी, वो इस तरीके की डील पे सिग्नेचर नहीं करते अगर कंप्रोमाइज नहीं है। तो चूंकि प्रधानमंत्री मोदी कंप्रोमाइज है, ये राहुल गांधी का आरोप है, हम नहीं कह रहे कंप्रोमाइज है कि नहीं है, राहुल गांधी का आरोप है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज हैं, इसलिए इस डील पर उन्होंने दस्तखत किए हैं, इस डील को स्वीकार किया है। ये साफ तौर पर कहना। और कंप्रोमाइज क्यों है उसके लिए बता चुके कि अडानी के केस चल रहे हैं और एपस्टीन फाइल और अडानी के केस को लेकर उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का जो आर्थिक साम्राज्य है वो अडानी के मामले में है, यानी वो अडानी नहीं बीजेपी के आर्थिक साम्राज्य पर चोट है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज है। जी बिल्कुल, और ये इसलिए कंप्रोमाइज्ड है। लेकिन अब इसको लेकर जिस तरीके से देश भर में आंदोलन की तैयारी हो रही है, किसान संगठन इसके खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं, वो सरकार को परेशानी में डालने वाला है। और इधर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है जिसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू बिल गेट्स का स्वागत कर रहे हैं। उस पर पवन खेड़ा क्या लिख रहे हैं, एक लंबा चौड़ा ट्वीट है और वो लिख रहे हैं बिल गेट्स के बारे में, जिसका स्वागत कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, कि बिल गेट्स भारत में हैं, कुछ बातें याद रखने लायक हैं। नंबर 1, 2024 में उन्होंने कहा था कि भारत चीज़ों को आजमाने के लिए एक तरह की लैब है, जिन्हें जब आप भारत में साबित कर देते हैं तो आप उन्हें दूसरी जगहों पर ले जा सकते हैं। वो हम भारतीयों को लैब के चूहे और गिनी पिग समझते हैं। दूसरी नंबर 2, वो हाल ही में एप्स्टीन स्कैंडल का सेंटर रहे हैं। उन्होंने एप्स्टीन और उनके सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क के साथ अपने जुड़ाव को डॉक्यूमेंट किया है। नंबर 3, 2011 में एप्स्टीन बिल गेट्स के साथ चर्चा कर रहे थे, हम पूरी तरह से गरीब लोगों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 4, बिल गेट्स 2017 में महामारी शुरू होने से 3 साल पहले एप्स्टीन के साथ महामारी सिमुलेशन पर चर्चा कर रहे थे। तो हाँ, मिस्टर गेट्स का स्वागत है और ये उनका चंद्रबाबू नायडू स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, उस पर ये पवन खेड़ा की टिप्पणी। बिल्कुल समीर जी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी पवन खेड़ा की है और ये गंभीर मसला है। और समीर जी, आपको याद होगा कि जब कोरोना महामारी आई तो उस कोरोना महामारी के दौरान ये आरोप लगे कि इसके पीछे जो वैक्सीन माफिया है और जिसको समर्थन एक तरीके से है बिल गेट्स का,
उनका जो है इसके पीछे हाथ है। हालांकि उसका खंडन आ गया था, लेकिन ये आया। और जो संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 21 कहा जाता है, उसमें भी ये है कि 2030 तक जो है वो आबादी कैसे कम किया नहीं है। एक साप्ताहिक अखबार है समीर, उसका आप चूंकि दूसरा अखबार नाम नहीं चाहेंगे, उसमें एक रिपोर्ट काफ़ी समय पहले आई थी कि जो कुछ टीकाकरण कार्यक्रम चल रहे हैं बिल गेट्स फाउंडेशन की मदद से, उनके जरिए टारगेट करके दलितों और पिछड़ों को टारगेट करके जो है वो बंदी जो उसके जो दुष्परिणाम आ रहे हैं, तो उससे फर्टिलिटी ख़त्म हो रही है। तो ये यानी गरीब आबादी किस तरीके से की जा रही है, कम की जाए, ये तो इसके पीछे ये एजेंडा। इसको लेकर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उठती रहती हैं और बिल गेट्स के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा आरोप है, क्योंकि वो एजेंडा जो 21 है 2030 तक जो 30% आबादी कम करनी है, उसके एक तरीके से मुख्य जनक जो है वो बिल गेट्स ही समझे जाते हैं। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आरोप है। जी बिल्कुल, तो वही सारे पॉइंट्स में बताया कि बिल गेट्स का आप स्वागत कर रहे हैं, लेकिन बिल गेट्स के बारे में ये सारे भी तथ्य हैं, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम है। तो उन्होंने एन चंद्रबाबू नायडू को बताने की कोशिश की है। एन चंद्रबाबू नायडू महत्वपूर्ण पार्टी है उनकी तेलुगु देशम, क्योंकि केंद्र सरकार जिन दो पार्टियों की मदद से चल रही है उनमें एक तेलुगु देशम पार्टी है और दूसरी है जनता दल यूनाइटेड, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। बहरहाल एक चलते चलते एक और महत्वपूर्ण खबर है और मसला है, मुद्दा है जिस पर चर्चा करना, बात करना बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश विधान सभा में वहाँ पर बजट सत्र चल रहा है और वहाँ क्या कुछ हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने शंकराचार्य को लेकर जो कुछ कहा उस पर हमने लोगों ने आपको बताया ही, उसके अलावा उनकी भाषा का क्या नमूना है उस पर भी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। किस तरीके से उन्होंने वहाँ नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को संबोधित किया है और उस पर अखिलेश यादव ने उन्होंने क्या कुछ कहा है, उसको हम लोग सुनते हैं। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा को लेकर और उनकी शिष्टता को लेकर। पंचायत चुनाव लेट इसलिए हो रहा है कि बड़े पैमाने पे ये लोग वोटर लिस्ट में घोटाला कर रहे हैं। वोटर लिस्ट का घोटाला ना पकड़ा जाए। फॉर्म 7 में पकड़े गए, वो तो हम भाग्यशाली लोग हैं कि द्वापर और त्रेता के लोगों ने हमें बचा लिया। दशरथ और नंदलाल जी ने बचा लिया। असली तो इनकी भाषा तो ऐसी है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने डायलॉग पढ़े थे उनके, और आपको पहेली भी दी थी मैंने। जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने शुरू की थी, तो एक पहेली से शुरू की थी आपके सामने, और तब पहेली मैंने कहा था कि जब मुंह खोला तब बुरा बोला, जब मुंह खोला तो बुरा बोला। आप सोचिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन माता प्रसाद पांडे जी शायद उत्तर प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसे कम लोग होंगे जो दोनों कुर्सियों पर बैठे हों, जो कभी स्पीकर भी रहे हों और लीडर पोजीशन भी है आज। सोचो उनके बारे में क्या कह रहे थे। हम और आप लोगों ने सबने सुना है, और आज के जमाने में तो हर चीज वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से रीच कितनी बढ़ जाती है। कोई कल्पना कर सकता है कि हमारे लीडर ऑपोजिशन को ये अपमानित करें, जो दूसरों के सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, उनके पास अपना सर्टिफिकेट कहां है। तो ये उनकी भाषा को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, किस तरीके से विधानसभा के भीतर वहाँ पर बोल रहे हैं। बहरहाल ये बहुत गंभीर मुद्दा है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। उनका वो वीडियो भी काफ़ी वायरल है जिसमें उन्होंने कहा था। और आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। और इधर जिस तरीके से राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर अमेरिका के साथ हुई डील को लेकर घिरे नजर आ रहे हैं, तो अब ये साफ दिख रहा है कि अब ये मसला भी SIR और चुनाव आयोग और जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है उसके अलावा ये भी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर अब विपक्ष
किसान सड़कों पर उतरने वाले हैं। तो रहेगी इन सारी चीज़ों पर, इन सारी खबरों पर नज़र हमारी, अपडेट। और अभी जो महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली थी वो तो अब टल ही गई है, और यानी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी। थोड़ी देर पहले हमने आपको ये खबर दी कि अब वो टल गई है, लेकिन टल गई है पर होगी तो ज़रूर, उस पर भी रहेगी नज़र। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।